हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 के पार्ट 4 के बारे में, सेल चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेल के सारे पार्ट्स को स्पेशली पढ़ने के लिए। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो दोनों ही में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। चूँकि अब इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब इसके कई सारे नाम हैं। इन तीनों नामों के पीछे तो कोई स्पेशल स्टोरी रीज़न नहीं है, बट इनके पीछे रीज़न है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबस्टांस के एक्सचेंज में कम हेल्प करता है, और वो भी सेलेक्टेड सबस्टांस को अंदर आने जाने देता है। मतलब यूजफुल सबस्टांस को अंदर आने देता है, हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देता। उसी प्रकार ये अंदर से बाहर यूजफुल सब्सटेंस को जाने नहीं देता और हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल देता है सेलेक्ट कर करके। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस सेल के चारों ओर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म लेयर। अगर इसके बाद पोजीशन की करें तो इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, बट इन प्लांट सेल इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर। ये बात ध्यान रखना कि एनिमल सेल में ये सबसे लास्ट कवर है, सबसे आउटर मोस्ट कवर है, और प्लांट सेल में ये सेकेंड मोस्ट कवर है। ध्यान से एक बार फिर, शायद गड़बड़ हुआ हो तो। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवर है और प्लांट सेल में सेकेंड मोस्ट कवर है, क्योंकि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर सेल वॉल होता है। तो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। फिर से एनिमल सेल में लास्ट और आउटर मोस्ट लेयर, प्लांट सेल में सेकेंड लास्ट। तो ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब हुआ कि सेल के अंदर वो सारे के सारे मैटर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब। तो ये इसके चारों ओर प्रेजेंट होता है एज कवर। एज ए कवर कहने का मतलब कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को बाहर एक्सटर्नल सबस्टेंस से बचाता है। मतलब सेल के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गेनल्स है ना, उनको इन्वायरमेंट के फैक्टर्स से अलग करके रखता है। In 1972 it was discovered by first observed by सिंजर एंड निकोलसन। और उन्होंने इसके पहली बार जब इसको ढूंढा, इसकी खोज की, तो इसको उन्होंने अलग ही नाम दिया, ठीक है, जिसको कहा गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग ये बात करते हैं कि इसके फंक्शंस में क्या क्या काउंट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि फिर से एक बार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल्स on the entry and exit of useful or harmful substances in and outside of the cell. दूसरा, it is present outside the cell, it protects the cell, it gives shape and size to the cell, it also uh, breaks the contact of all the organs from the environment. इसके बाद और भी कह सकते हो कि it also perform the task of movement by the help of the special processes, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बारे में। चलिए ठीक है, सारी बातें आप ऑब्जर्व करके नोट बना सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया गया एक लाइन में कि प्रोटीन इज स्ट्रक्चर इज लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ लिपिड्स, फैट्स। इसमें दो तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बताया गया, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस पे कि मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस द प्लाज्मा, किस तरीके से सबस्टेंस मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के आर पार। तो दो तरीका होता है, एक डिफ्यूजन और एक अगला, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन को डिफाइन करते वक्त हम लोग कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। माइंड इट, जस्ट टेक केयर ऑफ द डेफिनेशन। आप इसको फिर लिख भी सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर से, द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। It is a process of movement of molecules of a substance from region of their higher concentration to their lower concentration। इसकी मदद से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो सेल से बाहर मूव कर जाते हैं, और भी जो यूजफुल गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर इंटर करते हैं। इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग पहला पॉइंट काउंट कर सकते हैं कि इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ it helps in uniform distribution of materials in
साइटोप्लाज्म। इसका एक ये सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये जो है मटेरियल को साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प करता है। दूसरा सिग्निफिकेंस कह सकते हैं इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये भी कहते हैं कि जो है डिफ्यूजन जो है वो सब गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। CO2 O2 को अंदर से बाहर निकलने और ऑक्सीजन को बाहर से अंदर आने में हेल्प करता है। इसके बाद डिफ्यूजन की वजह से ही जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, फ्लाइज वगैरह, ये सब जो होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो पाते हैं, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्लावर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑडर। फ्लावर का स्मेल डिफ्यूज होने की वजह से ही ये सारे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो उसकी तरफ मूव कर पाते हैं। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन के रूप में हम काउंट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। और अब हम बात करने वाले ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस किसे कहा जाएगा? तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी अप्रॉक्स डिफ्यूजन की वजह से हम इसलिए कहते भी हैं कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। एक ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। इसका मतलब क्या होता है? इसको डिफाइन करते वक्त हम लोग कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब इन दोनों के डेफिनेशंस में लास्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ऑस्मोसिस जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। मतलब अगर कह दिया जाए कि डिफ्यूजन अगर किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो तो वो ऑस्मोसिस बन जाता है। अब मोस्टली होता क्या है कि ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड्स के साथ जनरली होता है, बट जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस तीनों में हो सकता है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस हैं वो मोस्टली ऑस्मोसिस से एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो माइंड की डेफिनेशन में सिर्फ थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। ठीक है, आप वीडियो को धीरे धीरे प्ले करके आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। तो डेफिनेशन ऑस्मोसिस में हम लोगों ने क्या बोला था कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में कि इट इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के लिए जो शर्तें हैं भाई, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी देखेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। 3 तरह के सॉल्यूशंस की बात हम लोग करेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, याद रखना ये सारे के सारे टर्म्स रिलेटिव होते हैं। दीज आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तब कहा जाएगा जब इन सारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से कंपेयर करेंगे। ऐसे सिंगली किसी को हम हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ठीक है, जब तक कि 2 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास ना हो जिसके कंसंट्रेशंस को हम कंपेयर करें, तब तक किसी भी सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक नहीं कहा सकता। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का। कहते हैं कि इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन whose solutes concentration is less than the concentration of solute in water of solution in which it is kept। मान लेते हैं कि एग्जांपल लिया गया कि एक सेल को रख दिया एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसके अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो उस सेल को जिस बर्तन में रखा गया है उसके कंसंट्रेशन से कम है। सपोज कर लेते हैं एक बर्तन है, बर्तन में पानी ले लिया हम लोगों ने, पानी में ग्लूकोज घोल लिया और एक सेल को इसमें डाल लिया, उस सेल के अंदर भी ग्लूकोज है। तो अब सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसका कंसंट्रेशन इस पानी में जो ग्लूकोज उसके कंसंट्रेशन से अगर कम है तो इस तरह का सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड ग्लूकोज होगा वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल जो होगा वो स्वेल कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि देन सबस्टेंस मूव्स इनसाइड द
सेल एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, सेल स्विल्स अप, सेल फूल जाता है। तो आप गौर कर सकते हो कि जब चने को पानी में डाल देते तो चना फूल जाता है। वहां पे भी क्या होता है कि चने के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कम है, बट पानी में रखने की वजह से चने के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या कर गया, सेल स्वेल कर गया। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोलेंगे, जिसके सेल के अंदर कंसेंट्रेशन उसके बाहर के सराउंडिंग कंसेंट्रेशन से कम हो। यहाँ पे जो लिक्विड है वो सेल के अंदर मूव किया, तो इसको इंडो ऑस्मोसिस से मूव करा, तो इसको इंडो ऑस्मोसिस कहा जाएगा। ठीक है, इंडो का मतलब ही होता है इनसाइड, यानी कि आउटसाइड से इनसाइड मूव करना, तो इसको इंडो ऑस्मोसिस कहा जाएगा। सेकंड टाइप का सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहते हैं कि इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन which has exactly the same concentration of solid as in the cell sap, cell sap का मतलब सेल का जो लिक्विड है, then no any movement of substance takes place। ये कहता है कि जब सेल को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल उतना ही रहता है जितना उसको जिस लिक्विड में रखा गया है उसका है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, सबस्टांस किधर भी मूव नहीं करेगा, ना सेल के अंदर जाएगा सबस्टांस, ना सेल के बाहर आएगा। और इस तरह का सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। और यहाँ पे सेल रिमेन सेम, सेल ना सिकुड़ेगा ना स्वेल करेगा। मतलब कि एक बर्तन में फिर से वही वाटर में ग्लूकोज मिला लिया और सेल इसमें डुबा दिया, सेल के अंदर के ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इस पानी के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो ये सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल का शेप्स और साइज विल नॉट चेंज एंड सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वुड बी नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस एक्सटर्नल सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हियर नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ओके, द थर्ड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये कहता है कि इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन वाटर इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। इसका मतलब भी वही बात है, सपोज एक बर्तन में एक लिक्विड में कोई सेल डुबा दिया हम लोगों ने, और सेल के अंदर का जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो हाई है, और इसके अंदर कंसंट्रेशन लो है, यहाँ लो है यहाँ हाई है, तो सबस्टांस जो होगा वो सेल के अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, और इसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, सेल जो होगा वो सिकुड़ जाएगा, सेल जो है वो बाहर, सबस्टांस बाहर आ गया ना इससे, तो सेल को जो पहले साइज होगा वो उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है ध्यान में रखी हम लोगों ने कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इंडो ऑस्मोसिस होगा, यहाँ पे सबस्टांस जो होगा सेल के अंदर मूव करेगा, सेल स्वेल कर जाएगा यहाँ पे, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो था और यहाँ पे क्या था, हाई था, तो सबस्टांस क्या हो अंदर मूव कर गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे नो एक्सचेंज हुआ, मतलब नेट एक्सचेंज कुछ नहीं हुआ। एक्सचेंज हुआ मतलब जितना सबस्टांस सेल के अंदर गया उतना ही सबस्टांस सेल के बाहर भी आ गया, तो एक्सचेंज तो हुआ, बट सबस्टांस नेट एक्सचेंज जीरो रह गया। मतलब फाइनल रिजल्ट सेल के अंदर ना वॉल्यूम बढ़ा ना सेल के बाहर इस बर्तन में वॉल्यूम बढ़ा, फाइनल एक्सचेंज जीरो रह गया। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर सेल के बाहर कंसंट्रेशन लो था, सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई था, तो सबस्टांस जो होगा सेल के से बाहर मूव कर गया, तो सेल सिकुड़ गया, और इसको कहा गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सेल श्रिंक कर गया और ये एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये था इंडोऑस्मोसिस, ये था एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस में सबस्टांस सेल के अंदर मूव करता है, एक्सोऑस्मोसिस में सबस्टांस सेल के बाहर मूव करता है। ओके, तो दो तरह के ऑस्मोसिस थे, तीन तरह के सॉल्यूशंस हुए, और ये दो हम लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बात कर ली। सेल के सबस्टांस सेल के अंदर और बाहर आने और जाने के मूवमेंट की बात करें। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस के। डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस का बात हुआ था, उस तरह से हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस की। तो पहला सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर। ध्यान रखना, रूट हेयर सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। ठीक है, दूसरा इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ऑन द लीव्स।
दूसरा ये बात भी यार ध्यान रखना कि स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए, तो वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से ही होता है। स्टोमाटा का ये जो गार्ड सेल है इस तरीके से बना हुआ, ये गार्ड सेल वाटर लूज करता है एक्सो ऑस्मोसिस से, तो ये श्रिंक कर जाता है, क्लोज हो जाता है, और जब ये इंडोऑस्मोसिस से वाटर गेन कर लेता है, स्वेल कर जाता है, तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट कि इन टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसिया पडिका, ये जो टच मी नॉट प्लांट है, ये इसकी जो पत्तियां होती है ना, वो भी ऑस्मोसिस से ही मूव करती हैं। जब उसको हम टच करते तो वो सिकुड़ जाता है, तो ये काम भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कह सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन के समय, इन सीड जर्मिनेशन, एम्ब्रियो जो होता है वो भी ऑस्मोसिस से ग्रो करता है। एम्ब्रियो जो होता है वो भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से वाटर वगैरह सब्सटेंस एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। ठीक है, ग्रोज बाय ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ पे यही है कि जो एम्ब्रियो है वो भी वाटर एब्जॉर्ब करके सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। ठीक है, तो आप इसको अपने नोट में लिख सकते हो। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो चलिए अच्छी बात है, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का, और उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे सेल वॉल पे। ओके, चलिए, तो आते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सुनते रहिए। ओके, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।